एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के चैप्टर 3 यानी कि धातु एवं अधातु से जुड़े हुए जितने भी अभ्यास के सभी प्रश्न हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा ताकि उस क्वेश्चन से जुड़े हुए आपके जितने भी कन्फ्यूज़न है या फिर डाउट है वो सभी दूर हो सके। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहला है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा है MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, तीसरा है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु और लास्ट है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। जब तक आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़े हुए सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है और इस श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर है वो अपने नीचे के धातु को विस्थापित करते हैं। जैसा कि पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। तो अगर हम देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कॉपर है Na से नीचे है, इसलिए कॉपर क्या करेगा, Na को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि सोडियम को हटा नहीं सकता। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन में है मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम। तो इसमें भी देखेंगे जो एल्युमिनियम है इसकी अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम से कम है और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से नीचे है, इसलिए यह मैग्नीशियम को क्लोराइड से अलग नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन में देखें तो फेरस सल्फेट विलयन है और सिल्वर धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो इस ऑप्शन में भी देखेंगे कि जो आयरन है वो सिल्वर से ऊपर है, यानी कि जो सिल्वर की अभिक्रियाशीलता है वो कम है, इसलिए वो आयरन को विस्थापित नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर का धातु है। तो कॉपर का धातु सिल्वर, अगर आप देखेंगे टेबल में तो सिल्वर से नीचे है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो आप ज़रूर एक बार विद्युत रासायनिक श्रेणी याद कर लीजिए, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बनाया है, तो मैं ट्रिक के लिए भी लिंक दे दे रहा हूँ। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, दूसरा है पेंट लगाकर, तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर और चौथा है ऊपर के सभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोहे के ऊपर हम ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर या फिर जिंक की परत चढ़ाकर उसे जंग से बचा सकते हैं, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में लोहे का फ्राइंग पैन दिया हुआ है और फ्राइंग पैन पर यदि हम ग्रीस लगाएं या फिर पेंट लगाएं और जब हम उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से ये सभी क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए लोहे के फ्राइंग पैन पर हम ग्रीस और पेंट का उपयोग नहीं करेंगे, हम किसका उपयोग करेंगे, जिंक की परत का। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, जिंक की परत चढ़ाकर। तो हम जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक तत्व का नाम पता करना है और वो एक ऐसा तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह जो यौगिक बनता है वह जल में विलय है, यानी कि जल में घुलनशील है। तो उस तत्व का क्या नाम होगा आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है लोहा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में घोलें तो ये जल में घुलता नहीं है और इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कैल्शियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और लास्ट ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन थर्ड, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टीन की लेप होती है। तो यदि हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की लेयर लगा देते हैं तो ये क्या करेंगे, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जो खाद्य पदार्थ होंगे उनके साथ अभिक्रिया करके कुछ हानिकारक पदार्थ बना सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार, हमको कुछ सामान दिए गए। उन सामान में एक हथौड़ा है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक तार है और एक स्विच है। तो इसके अनुसार हमें ऑप्शन दिया गया है कि इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर जो सामान दिए गए उन सामान का उपयोग करके हम क्या करेंगे, धातु और अधातुओं के बीच विभेद यानी कि डिफरेंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह एक्टिविटी कैसे होगी और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो जो हमें दिया गया पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए हमें कोई पदार्थ दिया गया। अब उस दिए गए पदार्थ को हम क्या करेंगे, यानी कि उस नमूने को हम क्या करेंगे, हथौड़े से लेकर पीटेंगे। यदि पीटने पर पदार्थ टूटकर बिखर जाता है तो यह क्या होगा, अधातु होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अधातु होते हैं, अधातु अघातवर्धनी यानी कि भंगुर होते हैं। अगर हम इन्हें पीटें तो वो टूट जाते हैं। अगर धातु रहता तो वो पीटने पर क्या होता, फैल जाता। तो यहाँ पर नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है, यदि यह हथौड़े की चोट से थोड़ा फैल जाता तो ये क्या होता, धातु होता। तो अगर पीटने पर टूट जाता है तो वो अधातु है, लेकिन यदि पीटने पर फैल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, धातु है। क्योंकि धातु के इस गुण को, यानी कि पीटने पर अगर धातु फैलता है तो उसके इस गुण को हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। आइए देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। यदि हथौड़े से पीटते समय एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये क्या है, धातु है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा। यदि दिए गए पदार्थ के नमूनों का परीक्षण विद्युत चालकता के आधार पर किया जाए, यानी कि दिए गए पदार्थ में अगर हम करंट यानी कि बैटरी के थ्रू करंट दें तो उस आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि हम लोगों को नमूने के रूप में बैटरी भी दिया गया है, ठीक है, एक स्विच भी दिया गया है। तो इसका उपयोग अगर हम करें, यानी कि बैटरी, बल्ब, स्विच और तार की सहायता से उस नमूने में अगर हम विद्युत धारा भेजें तो जब हम विद्युत धारा भेजेंगे तो विद्युत धारा भेजने पर क्या होगा, बल्ब जल उठेगा। कैसे जल उठेगा, आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक परिपथ का निर्माण करते हैं और इस परिपथ में हम क्या करते हैं कि बैटरी के थ्रू बल्ब, स्विच इत्यादि को जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्विच है, ठीक है। अगर धातु या अधातु का नमूना है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है, और बल्ब ले लेंगे। अब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो अगर वो धातु होगा तो बल्ब जल जाएगा और यदि अधातु होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धातु जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, परंतु जो अधातु होते हैं वो विद्युत के अचालक होते हैं। तो आप इस तरह परिपथ तैयार करेंगे और नमूनों को इस तरह जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर धातु होगा तो बैटरी का जो करंट है यानी कि जो विद्युत चालक है वो पास होगा और बल्ब जल जाएगा। और यदि दिया गया नमूना अधातु होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिया गया नमूना यानी कि जो दिया गया सैंपल है वो धातु है या फिर अधातु है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन बी कह रहा है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। मतलब कि ऊपर जो हम लोगों को नमूने दिए गए थे और उसमें हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी क्या उपयोगिता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा है धातु अधातु में कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। और यदि हम ग्रेफाइट से विद्युत पास करते हैं यानी कि करंट पास करते हैं तो करंट होकर गुजरता है,
तो जैसा कि पीछे हम लोगों ने बैटरी, स्विच और बल्ब का उपयोग करके धातु और अधातु के बारे में देखा, अब यदि हम वहाँ पर ग्रेफाइट रख देते नमूने की जगह तो बल्ब तो जल जाती, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, तब तो हमारा जितना भी दिया गया एक्सपेरिमेंट था वो गलत हो जाता। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमें हथौड़ा दिया गया था। हथौड़ा क्यों दिया गया था? चूँकि ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि विद्युत का तो सुचालक है परंतु आघातवर्ध नहीं है। यानी कि अगर हम ग्रेफाइट को अगर पीटते हथौड़े से तो क्या होता, टूट जाता, न कि फैलता। तो हथौड़े का यूज इसीलिए दिया गया था कि हम यहाँ पर क्लियर कर सकें कि दिया गया हमारा नमूना धातु है या फिर अधातु। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट यानी कि इस एक्टिविटी का क्या बेनिफिट है, इसकी क्या उपयोगिता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। सामान्यतः धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकी होती है, यानी कि अगर धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्षारकी ऑक्साइड बनाता है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकी दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय तथा क्षारकी, मतलब कि अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आइए मैं आपको कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताता हूँ। तो जैसे हम बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, दूसरा है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। तो ये सभी यानी कि ये दोनों अगर हम कह सकते हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। और मैंने बताया था कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो नीचे देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वो अम्ल से क्रिया कर रहा है और बना रहा है AlCl3 यानी कि एक लवण है और बगल में जल बना हुआ है। वहीं Al2O3 नीचे क्षार से अभिक्रिया किया हुआ है, NaOH से अभिक्रिया किया हुआ है और बनाया है NaAlO2 जो कि एक लवण है और जल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो आप एग्जाम्पल के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इनकी परिभाषा भी याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातु जो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि आपको 2 ऐसे धातु का नाम बताना है कि जो अम्ल से क्रिया करे तो हाइड्रोजन निकले और 2 ऐसे धातु बताना है कि जो अम्ल से अभिक्रिया करे तो हाइड्रोजन न निकले। तो इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो ऐसा नहीं करती। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। सोना तथा चांदी तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील वही धातु होंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में मैं आप सभी के अभ्यास से जुड़े हुए जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।